मैं स्ट्रांग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो नीट और जे मेन स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस बेहतरीन सी सीरीज में। क्योंकि आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों, वो पढ़ाई नहीं करा रहा हूं, पढ़ाई कैसे करनी है, फिजिक्स को सीखना कैसे है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। राइट, जो सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, मैक्सिमम 99.99% बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बताऊंगा, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है वो भी बताऊंगा, और फिजिक्स जैसे टिपिकल सब्जेक्ट में आप मास्टरी कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। एक चीज की तो मैं लिखित में, रिटन में बहुत गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को, जो रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं, जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, उनको कंप्लीटली फॉलो करोगे तो एक गारंटी मैं आपको देने वाला हूं बॉस की, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे, वो आपको इजी लगेंगे। आदत पड़ेगी बॉस, आपको आदत पड़ जाएगी, आपको एहसास होगा एक अलग एनर्जी का। आप सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे कि एक जमाना था जब मेरे को फिजिक्स टिपिकल लगती थी, अब फिजिक्स से मेरे को प्यार हो गया। ये तो मैं गारंटी देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले ना उठो और खड़े हो जाओ। ये लेजी प्राणियों की तरह बॉस लेट के नहीं लिखना है या फिर ऐसे करके वीडियो नहीं देखनी है। राइट, सबसे पहले अभी के अभी नोट्स बनाने हैं। राइट, नोट्स बनाने हैं बॉस। राइट, जो भी मैं यहाँ पे स्टेप, जो भी सीक्रेट आपको बताने वाला हूं, पेन लो, पेपर लो, अपनी नोटबुक लो और उसको लिखना है। जो भी बताऊंगा उसको लिखना है ना। बी ए लर्नर, बी ए गुड लर्नर। राइट, अगर सीरियस होकर आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बॉस, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके का माहौल अपने सराउंडिंग बनाना पड़ेगा, उस तरीके की सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट उस तरीके का करना पड़ेगा कि सीरियसली आप आए हो कि टाइम पास करने आए हो। यार वो तो सभी करते रहते हैं यूट्यूब पे, बट ये एक एजुकेशनल चैनल है तो वैसे भी लोग कम ही टिकते हैं बॉस। एजुकेशन से कौन प्यार करता है उतना। राइट, लेकिन आपका करियर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है तो आपको तो करना ही पड़ेगा बॉस। राइट, वरना मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगा मैंने क्या लिखा है। जब तक आप पेपर पेन नहीं उठाओगे, उसको लिखने के लिए रेडी सेडी नहीं होगे, तो मैं बिल्कुल मैं छुपा लूंगा भाई, सब कुछ छुपा लूंगा, सारे रात छुपा लूंगा। राइट, तुम्हें क्या लगता है कि यार कोई भी इंसान जो फिजिक्स में टॉप करता है, जो फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है, वो एमआई लेके आ जाता है, मतलब वो पढ़ता है? बच्चों का ना सबसे दो एक कॉमन सा थिंकिंग होती है ना, एक कॉमन थिंक की यार हम नोट्स पढ़ लेंगे, बढ़िया सा कंटेंट देख लेंगे, बढ़िया से टीचर से पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे मल्टीपल टीचर से पढ़ लेंगे, या फिर कोटा में या फिर दिल्ली में जाकर बड़ी बड़ी कोचिंगों में हम पढ़ लेंगे तो हमारे से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, आपसे होते ही नहीं। एक क्वेश्चन होता है, दूसरे में फंस जाते हो, दूसरा होता है, तीसरे में फंस जाते हो, फिर आप डिमोरलाइज हो जाते हो। एक्चुअली में आपको वो फंडाज ही नहीं पता, एक्चुअली में वो तरीके ही नहीं पता, है ना। वो जो प्रूवन साइंटिफिकली कह सकते हो, मैथमेटिकली कह सकते हो आप, और जो बच्चे लोग जो टॉपर्स होते हैं जो उनका यूज करते हैं यार, वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि उसको आप सीखना ही नहीं चाहते। जैसे आप बेसिक मैथमेटिक्स सीखना नहीं चाहते, फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको बोरिंग लगती है, आप सोचते छोड़ो परे यार, इतने में मैथमेटिक्स सीखेंगे तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। भाई कितने ही कर लोगे। राइट, अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस लाना है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, तो बेसिक मैथ तो सीखनी पड़ती है, आप नहीं सीखते। वैसे ही इस दुनिया में हर चीज को सीखने के तरीके मौजूद हैं। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करना सीखना चाहते हो तो उसके भी तरीके हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको आपको मास्टर करना पड़ेगा। नहीं करोगे, आंख बंद करके चलोगे, पढ़ाई कर लोगे और जाके क्वेश्चन सॉल्व करना अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। वो जो 100% कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान के अंदर, वो तो नहीं आएगा ना कभी, वो तो नहीं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पेन और पेपर एक्टिव तरीके से आप बैठ गए होंगे एकदम मस्त तरीके से लिखने के लिए। पहले माइंड सेट अपना स्ट्रांग बनाओ, पहले माइंड सेट उस तरीके का बनाओ यार कि आपने क्वेश्चंस करने हैं जी, हाँ मैंने सीखना है भाई, आई एम ए गुड लर्नर। राइट, समथिंग लाइक दैट। तब जाके यार, तभी जाके एक एनर्जी आएगी और वो आपका साथ देगी, है ना। ऐसे नहीं आएगा कि आप बिस्तर के अंदर घुसे हो और खाते पीते जस्ट पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, भाई कुछ नहीं होएगा फिर। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं बच्चों, बस फॉलो करना यार, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे साथ रहना और कंप्लीट वीडियो देखना। जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लास्ट में ऐसे गोल्डन पॉइंट आपको बताऊंगा ना, मैं जिंदगी बदलने वाला हूं आपकी, है ना। ये जो आप तैयारियां कर रहे हो ना, आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना, आपका पूरा ये ऐसे माहौल बदल जाएगा। राइट, पूरा कंप्लीट माहौल बदल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया, पूरी एनालिसिस करी। पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि यार बच्चों को कितना भी अच्छा पढ़ा दो, बच्चा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती ये नहीं है कि
अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, वो तो बहुत मिल रहा है आपको, अलग अलग ट्यूटर से आप पढ़ते होंगे, राइट, बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप पढ़ते होंगे, बड़े बड़े टीचर्स से आप पढ़ते होंगे, राइट, लेकिन यार वो तरीके कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इनसाइड द क्वेश्चन, राइट, हाउ टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये कैसे सीखूं, ये प्रैक्टिस कैसे लेके आऊं, ऐसे कैसे पता चले वो राज क्या है, ये कैसे पता चले मेरे को, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, राइट। चलो कम ऑन, बहुत सारी हो गई अब बातें, अब करते हैं ढंग की बातें। और ये जो वीडियो है ना, डाउनलोड करके सेव करके रख लेना इसको, और जब भी ऐसा लगे क्वेश्चन नहीं हो रहा इसको रिपीट कर देना, क्योंकि मैं यहां जस्ट बोलूंगा ही नहीं बॉस, यहां मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और जो गोल्डन पॉइंट में बीच बीच में आपको बताऊंगा ना, उनका इंतजार करना कंप्लीटली, है ना, मैं बोल रहा हूं आपको कंप्लीटली आपको देखना पड़ेगा बॉस, राइट। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं जल्दी से, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताने के लिए, और बहुत पेशेंस के साथ देखना है ना, क्योंकि स्टार्ट से जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे जैसे राज खुलेंगे, और लास्ट में जाके सारे राज खुलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कम ऑन गाइस, मैंने यहां पे लिखा है हैशटैग, सबसे पहले मैं लिखूंगा बच्चों यू कैन, ठीक है, वैसे भी हमारा चैनल का नाम है यू कैन फिजिक्स, हर बच्चा कर सकता है, हैशटैग यू कैन, ये तो अपने माइंड पे रखो हमेशा, राइट। स्टेप नंबर 1 में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये करना है, ये जो भी मैं बताऊंगा ना, ये आई वीडियो नहीं बना रहा हूं, इससे पहले क्यों नहीं बना दी मैंने यार, आई नहीं बना रहा हूं भाई, ये करना ही पड़ेगा, मैंने खुद अप्लाई किया, मैंने खुद किए हैं सारी चीजें, मैंने बच्चों को सिखाई है, ऑफलाइन सिखाई है, आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूं, राइट। रीड द क्वेश्चन, वीसी मतलब वेरी केयरफुली, राइट। सबसे पहले बच्चों जैसे ही न्यूमेरिकल आता है ना, जैसे ही न्यूमेरिकल आता है, ऐसे नहीं कि बस न्यूमेरिकल पढ़ा फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं होगा, बहुत रेयर चांस है कि हो जाएगा, 1 से 2% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस होगी, वो तो सॉल्व कर लेंगे, तुमसे नहीं होगा फिर, राइट। बस आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि जाते हो और अटेम्प्ट करते हो और फोड़ देंगे भाई क्वेश्चन को, एकदम अटैक करेंगे भाई क्वेश्चन को, भाई बहुत प्यार से पहले उसको पढ़ लो, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, प्यार करो उससे, दोस्ती करो यार उसके साथ, उस क्वेश्चन के साथ दोस्ती करो, जब तक वो तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, वो तुम्हारे साथ किस तरीके से फैमिलियर हो जाएगा यार, जैसे हम किसी के साथ जाते हैं ना, हम दोस्ती करना चाहते हैं, तभी बंदा हमारे साथ बात करेगा, कोई भी इंसान हमारे साथ बात करेगा ना, हम उसको अच्छे से रीड करेंगे यार, ऐसे कैसे कर लेगा यार, तो बहुत केयरफुली पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसको इज्जत देनी है बॉस, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, मस्त, हर वर्ड उस क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको समझ में आना चाहिए, राइट, है ना। दुश्मन से लड़ाई करने के लिए भी ना भाई उसकी रिसर्च करनी होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके जाना होता है, अदरवाइज हार के आ जाएंगे वापस, समझ रहे हो ना। तो पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ लो, उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको हर चीज बेहतरीन मिलने वाली है। स्टेप नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है, जैसे ही आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा, राइट डाउन द गिवन डेटा या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन्फो जो भी है, जो भी आपको नजर आ रही है, कोई डेटा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई वैल्यूज गिवन है, वो सब लिखो। और यहां पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनको लगता है मैंने पढ़ लिया, मैं क्यों लिखूं, मेरे तो दिमाग में ही है, भाई यही गलती कर दी आपने, सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि मेरे तो दिमाग में है जी, राइट। आपने लिखना है, क्योंकि दोस्तों जब हम लिखते हैं हमारा माइंड काम करता है, और वो साइंटिफिक रीजन है इसका, जब हम लिखते हैं तो लिख दिया, अब वो दिमाग में छप गई, वो मिटेगी नहीं, वो आपसे होगा, वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने लिख दिया उसको, राइट। नहीं लिखोगे तो नहीं होगा, इट्स ओके, राइट, ये होता है, साइंटिफिकली होता है। तो आपने क्या करना है, राइट डाउन द गिवन डेटा बॉस, वो लिखना है, ऑल द इंपॉर्टेंट गिवन इंफॉर्मेशन उसको लिख दो, लिख दिया, स्टेप नंबर 2, राइट। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, अब इसके हैबिचुअल आप कैसे बनेंगे, बीच वीडियो छोड़ के नहीं जा सकते आप, पता है क्यों, क्योंकि ये राज आपके से हाथ से निकल जाएंगे, है ना, बीच बीच में वो सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, क्योंकि अब हमने पहले पढ़ना सीखना है, उसके बाद पढ़ना है यार, है ना, हमें पता तो चले कि करते कैसे हैं भाई चीजों को, राइट। तो लिख लिया भाई आपने डेटा, राइट। स्टेप नंबर 3 पे आगे बॉस आप, वेरी कूल, राइट वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, बच्चों उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको भी लिखना है, उसको लिखो, उसमें क्या पूछा गया है, और ये लिख लिख के ही तो सक्सेस मिलेगी बॉस, लिखने से ही सक्सेस मिलती है ना, लिखने से ही मिलती है, ठीक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ा, आपने उसमें गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख दी, उसके बाद आपने ये भी लिख दिया कि तेरे को निकालना क्या, व्हाट इज द अननोन वैल्यू मैन, आपने कैलकुलेट क्या करना है, वो तेरी बच्चों, जैसे ही आपने ये किया कि कैलकुलेट क्या करना है, आपका दिमाग ना 100% बोल रहा हूं मैं,
50% तो यहीं से आंसर मिल जाता है आपके दिमाग को। अच्छा ये कैलकुलेट करना है, ये नहीं पता, तो आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है आपको नहीं पता यार, आपने सुला रखा है उसको यार, जगाओ उसको, वो तुरंत सोचेगा ओ तेरी ये निकालना है, कैसे निकाले कैसे निकाले, वो अपने आप रीजन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है, अपने आप रीजनिंग स्टार्ट कर देता है ना। आपने फील भी करा होगा ये, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा कि व्हाट इज द अननोन वैल्यू, सपोज करो आपने किसी क्वेश्चन में फोर्स निकालना है, कुछ भी निकालना है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। स्टेप नंबर 4 यहां से स्टार्ट हो जाता है आपके माइंड की क्रिएटिव कैलकुलेशन, एंड आप जानते भी नहीं कि आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, आप उसका यूज ही नहीं करना जान रहे हो एक्चुअली, कैसे यूज करते हैं उसका बॉस, तभी क्वेश्चंस नहीं होते। कम ऑन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, राइट। देखो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है सर, नाउ थिंक अबाउट द फॉर्मूला। बॉस आपने अब ये सोचना है कि जो मैंने लिखा है और जो मुझे फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या है। फिर तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें आंसर करके देगा, उत्तरी यार इस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा, इसमें तो कुछ कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं। तो अगर उस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्हाई यू आर गोइंग टू बी स्ट्रगल टू मच, राइट। आपका दिमाग की आवाज सुन लो यार, वो बोल रहा है कि फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे स्विच कर जाओ बॉस, कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। उत्तरी अच्छा, फिर आपका दिमाग बोलेगा यार इसमें कॉन्सेप्ट तो है लेकिन इसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, क्लास 11th के भी है, क्लास 12th के भी है, या क्लास 11th के मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने बहुत लिखा है। अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट है तो आपका दिमाग तुरंत क्वेश्चन को रीड करने के बाद, गिवन इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद, और क्या फाइंड करना है उसको लिखने के बाद बॉस ये तक बता देता है कि फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा तो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट का मतलब होता है बच्चों, कंसेप्ट का मतलब होता है कि यहां पे आपको कंसेप्ट में फॉर्मूला भी होगा प्लस कुछ एडिशनल कंसेप्ट भी होंगे, कुछ लिंकेज होंगी, कुछ अननोन वैल्यूज होंगी, है ना, उसमें कंसेप्ट यूज होगा। फिर सम अननोन वैल्यूज यू कैन राइट, सम अननोन वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो कंसेप्ट में आ जाएगा। फिर सर जी फॉर्मूला तो पता ही है भाई, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला भी है, कंसेप्ट भी है और मल्टी कंसेप्ट भी है, तो मैंने बहुत लिख दिया, समझ गया ना, मल्टी कंसेप्ट होगा यहां पे। तो यार सर फिर क्या करेंगे, देखो जब आपको ये आइडिया लग गया कि जैसे ही आपने लिखा कि क्या फाइंड करना है, अगर बच्चों वहां पे हुआ फॉर्मूला, अब ध्यान से समझना, ध्यान से, इसके बाद का जो स्टेप है ना सारे राज खुलने वाले हैं बॉस, और इसको कंप्लीट करने के बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गोल्डन पॉइंट्स, बस लिख लेना और शिद्दत के साथ मेरे साथ फॉलो करते रहना, आपको मास्टर बना दूंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जाने की, है ना, ये सीक्रेट आपको पता चल गया अगर, राइट। तो जैसे ही आपने ये थिंकिंग कर ली, क्रिटिकल माइंड में कैलकुलेशन कर ली यार, फॉर्मूला या कंसेप्ट या दोनों क्या, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला है क्या है। जैसे ही आपने देखा राइट डाउन द फॉर्मूला, अगर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आपको बच्चों फॉर्मूला याद है तो वो इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वो इजी लेवल का क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर देन द फॉर्मूला। अगर आपको बच्चों फॉर्मूला याद नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, वो एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बन गया ऑटोमेटिकली, जबकि वो इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आपके दिमाग ने बताया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, अननोन वैल्यू जो हमें निकालनी है उसको करने के बाद, उसको लिखने के बाद कि यार ये तो फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आपका काम बनता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला बिफोर राइटिंग, राइट। सो आपको फॉर्मूला लिखना है, गिवन जो भी वैल्यूज है उन पे जाना है, गिवन वैल्यू जो भी है यहाँ पे उन पे जाना है, यहाँ फॉर्मूला में पुट करना है, आपको क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 80 से 90% क्वेश्चन आज के जमाने में नीट और जेईई मेंस में बच्चों फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, एक चीज तो आपकी यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले लिस्ट बना के याद करते रहना पड़ेगा, राइट। आप किसी पे डिपेंडेंस नहीं रह सकते बॉस, है ना, आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, राइट। अच्छा सर यार अगर चलो फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला लिख देंगे, इजी लेवल का क्वेश्चन बन गया क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन है, सारी इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, यस आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, और आपका क्वेश्चन हो चुका है, 4 मार्क्स आपको मिल चुके हैं बॉस। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है, ये क्लियर है, कहानी स्टार्ट होती है, यार सर अगर उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा होगा तो भाई कंसेप्ट होगा ना, देखो आ जाओ, राइट डाउन द कंसेप्ट एंड द कंबाइंडली जो फॉर्मूला और कंसेप्ट वहां पे यूज हो रहा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, और टेंशन नहीं लेने का। सर यार ये तो आप बता रहे हो, हम कर भी लेंगे, मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकली कराऊंगा, इस लेवल का एक क्वेश्चन लूंगा, फिर इस लेवल के क्वेश्चन लूंगा, फिर इस लेवल के क्वेश्चन लूंगा और आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा इसी वीडियो में।
जस्ट बात नहीं करूंगा, प्रूफ करूंगा प्रैक्टिकली बच्चों, है ना, प्रूफ करूंगा और उसको हैबिट बनाएंगे हम, हैबिचुअल बनाऊंगा मैं आपको, राइट, कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपने करना है, इसी टेक्निक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिसको हमने इजी लेवल में डाल दिया, ठीक है बॉस। फिर राइट डाउन द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला फॉर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन अगर आया, इसका मतलब उसमें कंसेप्ट भी है, उसमें फॉर्मूला भी है। और जब मॉडरेट लेवल का बच्चों क्वेश्चन आता है तो इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे टॉर्क है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए है कि नहीं, टॉर्क निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है, और अगर उस कंसेप्ट में कुछ अननोन वैल्यू फंस गई, जैसे अननोन वैल्यूज है, उनको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला एज वेल, ठीक है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, और उसमें जो मिसिंग वैल्यूज है, अननोन वैल्यूज है, वो भी आनी चाहिए, है ना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज, है ना। हो सकता है सम टाइम भाई जो गिवन डेटा उसमें एक वैल्यू मिसिंग हो, जो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, हमें नहीं मिल रही है, उसको किसी अदर लिंक के थ्रू हमें कैलकुलेट करना पड़े। ये दिमाग आपका खुद कैलकुलेशन करके देगा, आपने स्टेप बाय स्टेप बस इनको मेरे साथ फॉलो करो, सीख लो पहले कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो जैसे ही आपने ये स्टेप फॉलो किया, उत्तरी, अब आते हैं लास्ट ये स्टेप। एक्चुअली वैसे एक कमाल की चीज बताऊं, आपके नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन तो यही से हो जाएंगे, इसी से हो जाएंगे, इजी लेवल मॉडरेट लेवल से हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। बट चूंकि हम यहाँ पे पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं बॉस, हम यहाँ पे वो सीक्रेट सीख रहे हैं, हम यहाँ पे वो टेक्निक सीख रहे हैं, हम वहां पे वो एक प्रूवन वे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है और हर तरीके का बच्चा कैसे सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी मिस्टेक्स, यू नो, विदाउट एनी कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है बच्चों। यहां पे आता है मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं डिफिकल्ट लेवल, जो केवल आईआईटी के अंदर आता है। लेकिन सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे, लेकिन ध्यान से यहीं पे समझना है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, है ना। हम ये जो डिफिकल्ट लेवल है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ना तो फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से भी वो सॉल्व नहीं होगा, एक कंसेप्ट से भी सॉल्व नहीं होगा, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट होंगे। मतलब सर कैसे कैसे, मतलब मल्टी कंसेप्ट क्या होता है? देखो भाई, मल्टी कंसेप्ट का मतलब होता है, लेट अस से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, राइट, उसमें फ्रिक्शन भी है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, यानी 11th क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, और 11th की 2 कॉन्सेप्ट है, 12th के भी 2-3 कॉन्सेप्ट है, तो वो मल्टी कंसेप्ट बन गया। मतलब अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला आता है तब भी क्वेश्चन नहीं होगा, कंसेप्ट आता है कोई एक तब भी नहीं होगा, उसको जितने भी कंसेप्ट उसमें यूज हो रहे हैं सब आने चाहिए भाई, सब आने चाहिए, राइट, तब क्वेश्चन होगा। यानी अगर मल्टी कंसेप्ट है फिर वो डिफिकल्ट हाई लेवल क्वेश्चन बन गया यार। आप समझो बात को, दीज आर द स्टेप्स। कभी सोचा है आपने इनके बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले? कभी प्रैक्टिस किया आपने इनको रिटर्न में न्यूमेरिकल करने से पहले? से नेवर एवर किया है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, वीडियो में कमेंट करो, बताओ किस किस ने किया है, राइट। तो इससे क्या होगा सर, मेरे को फायदा क्या होगा, अब बताता हूं ना फायदा क्या होगा। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है ना, ये आपके माइंड को इतना स्ट्रांग बनाएगा, इतना स्ट्रांग बनाएगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना घर पे बैठ के, इसकी तो ऑब्वियसली मैं कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, जब तक आपके एग्जाम नहीं आता, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे बैठ के, मेरे कहने से बॉस, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, हर तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो रेडी सेडी होगा। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ नीट एंड जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप एंट्रेंस हॉल के अंदर कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, आपका कॉन्फिडेंस कभी नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस लेवल पर जाके प्रैक्टिस कर रखी थी। आपको ये तक पता है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर कितने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसीलिए इस वाले स्टेप की, स्टेप नंबर 5 में इस थर्ड कैटेगरी की, दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज योर सेकंड कैटेगरी कॉन्सेप्ट बेस्ड, दिस इज योर थर्ड कैटेगरी मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड। प्रैक्टिस अगर आप करके जा रहे हैं, राइट, सर करेंगे कैसे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा ना, मैंने बोला मैं बताऊंगा, इस लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी प्रूव करेंगे अभी के अभी, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, और इससे माइंड इतना स्ट्रांग आपका बन जाएगा यार। आप देखो यार, पूरी एक रात में एक चीज नहीं होती है ना, कि एक ही रात में आप धुरंधर खिलाड़ी बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, झूठ बोलते हैं लोग, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस
पर डे, है ना, इवन पर आवर, मैं तो ये बोलूंगा पर वीक, पर डे, पर मंथ, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा बॉस, है ना, आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। फिर देखो आप कितने स्ट्रांग बनते हैं। और आपने जब ठाने लिया कि नीट और जेईई की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं घर से निकला हूं या निकली हूं बॉस, तो काहे का डरना, प्रैक्टिस ही तो करनी है, करते रहेंगे भाई। ये वो तरीके हैं बच्चों जो आपको वहां तक लेके जाएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, राइट, आज तक कभी नहीं सोचा होगा। तो ये मैं एक बताऊंगा। अब देखो, सुनो सुनो, इसमें करना क्या है ना, करेंगे कैसे, ये स्टेप है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन को शिद्दत के साथ प्यार से पढ़ लेना, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना, और फिर ये लिख लेना कि क्या अननोन है जिसको निकालना है। जिसको निकालना है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करना कि फॉर्मूले से होगा या कंसेप्ट से होगा या मल्टी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और जैसे ही ये क्लियर होगा, फॉर्मूले से है तो इजी लेवल है, टेंशन, या फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। राइट द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूला, तो मॉडरेट लेवल है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको दिमाग खुद सोचेगा मेरे को कंसेप्ट आता है कि नहीं। अगर आता है तो शुरू करो, नहीं आता तो छोड़ देना, नेगेटिव में मत जाना, टाइम भी वेस्ट मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इजी से इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हो बच्चों, हमारा दोस्त नहीं होता। न्यूमेरिकल लड़ाई के मैदान में हमारा दुश्मन है, वो फिर कोई भी हो, राइट। जब हम एक बैटल फील्ड में उतर गए हैं, हम कंपटीशन देने जा रहे हैं, वहां पे हर न्यूमेरिकल हमारा दुश्मन है, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, उसको बहुत केयरफुली ही सॉल्व करना होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। और आपने चेक किया होगा, बेहतरीन तरीके से आपने चेक किया होगा, फील किया होगा, नहीं कि आप फ्रेशर हो, जाके पूछो अपने सीनियर से जिसने एग्जाम दे दिया है। जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम बच्चों से गलत होते हैं, अगर मैं 1-2% कैटेगरी को छोड़ दूं केवल, राइट। जो इजी है, जो डिफिकल्ट होता है फिर भी बच्चा कर लेता है, लेकिन इजी ओवर कॉन्फिडेंस है, जल्दी जल्दी के चक्कर में इसलिए मिस्टेक कर देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मल्टी कंसेप्ट को करना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपकी कैलकुलेशन एरर ही फिनिश हो जाएगी बच्चों। और लास्ट में मैंने यही रखा है कि फोकस ऑन, ये सब करने के बाद फोकस ऑन कैलकुलेशन एरर। आपने कैलकुलेशन में किसी भी तरीके की एरर नहीं करनी है, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और कैसे करेंगे प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, कैसे, राइट, हाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस मैं खुद आपको कराने वाला हूं, इसी लेक्चर में मैं आपको डेमो देने वाला हूं, यानी प्रैक्टिकली हम इसको प्रूव करने वाले हैं। इस तरीके को, इस मेथड को, ये स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली हम इसको स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन मैं इस लेवल का लूंगा, अभी एक क्वेश्चन मैं इस लेवल का लूंगा, आपके दिमाग के तार खुलेंगे, एक डिफिकल्ट लेवल का लूंगा, टेंशन नहीं लेने का, और तीनों क्वेश्चन को डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम सॉल्व करेंगे, और ये समझेंगे कि जो मैंने तरीके बताए वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनसे कॉन्फिडेंस आ रहा है, 100% आएगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन एरर हम कैसे खत्म करेंगे, और इसको अपनी हैबिट कैसे बनाएंगे कि सर हमारे रगों में, हमारे ब्लड की तरह, हमारे खून की तरह ये बहने लगे और हमारी हैबिट बन जाए, ऐसा क्या किया जाए वो भी बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो भी बताऊंगा, पूरा लेक्चर ध्यान से देखते रहना, वो भी बताऊंगा, है ना। राज है ये, कैसे इसको अपनी हैबिट बनाऊं, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो कैसे ये चीज मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रहे। ऐसे नहीं कि बस गया, क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करने स्टार्ट किया, नहीं, वी हैव टू फॉलो ऑल दीज टैक्टिक्स, हैक्स बोल सकते हो आप, अमेजिंग हिडन हैक्स, सीक्रेट, राइट। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये कैसे बताऊंगा, हाउ यू कैन मास्टर दिस स्ट्रैटेजी, है ना। और इस स्ट्रैटेजी को मास्टर करने के बाद बच्चों अब आपका मैं बोल रहा हूं ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपके पढ़ने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाएगा 100%। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। आर यू रेडी? कम ऑन गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो लेवल 1 में आता है, राइट। क्वेश्चन आपके सामने आप देखेंगे और इसको हम लेवल 1 का नाम दे रहे हैं, राइट। लेवल 1 पे आप किस टाइप का क्वेश्चन देंगे, तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बेसिक है, फिर मॉडरेट है, उसके बाद टफ है, राइट। और किस तरीके से उनको अप्रोच करना है, क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, और क्वेश्चन को देखते ही इन द एग्जामिनेशन हॉल आपका दिमाग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये ऐसे सीखना है आपने, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि द बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट, टू द हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है।
द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप आपने लर्निंग यहाँ पे बच्चों करनी है, राइट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है, जो पढ़ा हमने स्टेप नंबर 1, जो मैंने आपको अभी सारे स्टेप बताए कि सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, फिर जो उसमें डेटा गिवन है उसको लिखना है, फिर फॉर्मूला, फिर ये देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है, फिर ये देखना है फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, या फिर बहुत ज्यादा मल्टी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन तो नहीं है, ये सब चेक करना है। अब आप हैबिचुअल बनेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में बोला है कि बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लेते हैं कि हमारे पास अर्थ हमारी ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस होगी, इसके सरफेस पे एक मास होगा अर्थ के स्मॉल m, ठीक है बच्चों, ये मास m होगा और इसको किसी हाइट ऊपर तक लेके जाया जा रहा है, हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं किसी हाइट तक, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं कि जो गिवन है वो लिखेंगे, केयरफुली हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब जो गिवन है वो लिखेंगे, राइट। और कितनी हाइट तक लेके जा रहे हो, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, यानी हाइट यहाँ पे वेरी लार्ज हाइट है, ये वेरी लार्ज हाइट है, ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी लार्ज हाइट, राइट। तो ऐसा करने में बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक लेवल का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा, जो डेटा गिवन था वो लिख लिया, क्या गिवन था, ये डायग्राम मैंने मास मूस बना लिया, फिर मैंने चेक किया कि हाइट दे रखी है जो रेडियस के इक्वल है ये, फिर अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला, अगर मेरे को इसका फॉर्मूला पता है तो इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो mgh 1 + h/r, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब वो हाइट रेडियस के टर्म्स में गिवन होगी, मतलब हाइट बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी आपका दिमाग तुरंत बता देगा, आप तुरंत बता दोगे यस सर ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि दिस इज द क्वेश्चन जो आप दिमाग से सॉल्व नहीं करेंगे, आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब इसमें कोई लेंथी कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा है कि ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट यूज हो सकता है, तो राइट डाउन द फॉर्मूला, बस हो गया। अब जो भी वैल्यू है वो पुटअप कर दो, और ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। पता क्यों हुआ इजी? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता था। अगर फॉर्मूला ना पता होता तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन भी टिपिकल बन जाता है, ऑब्वियस है। तो देखो अब इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। mgh, h दे रखा है रेडियस के इक्वल ओवर 1 + r/r, ठीक है, ये कैंसिल, तो ये r कैंसिल, सॉरी ये r एज इट इज रहेगा, ये वाला r कैंसिल, तो ऊपर बच गया mgr ओवर ये r से r कैंसिल, तो 1 + 1 एंड दिस इज द आंसर mgr/2। आप अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द राइट आंसर। तो दिस इज द टेक्निक। मतलब सर ये लेवल 1 में हमने क्या सीखा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, नीट में और जेईई मेन में फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं डायरेक्ट, बट उनको करने के लिए भी फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना। बट आप प्रैक्टिस करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आपका माइंड उस तरीके से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा क्वेश्चन को। समझ में आई बात कि इस क्वेश्चन में हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, बस पढ़ा, सोचा कि इसमें तो फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू गिवन थी वो डायरेक्ट पुट कर दी, और हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया और क्वेश्चन हो गया। एक कैटेगरी का क्वेश्चन तो रहा ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मान लिया है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे करेंगे, तो मतलब आपने फॉर्मूला पे ध्यान देना है, बस एक भी फॉर्मूला आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम कैटेगरी नंबर 2 पे चलेंगे, जिसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा। मतलब सर कैसे? मतलब उसमें कंसेप्ट भी होगा, फॉर्मूला भी होगा, दोनों होंगे। तो वैसे क्वेश्चंस की भी उतनी प्रैक्टिस करनी है जितनी इसकी करनी है। आप समझ रहे हो? देखो मैं आपके दिमाग को किस लेवल से किस लेवल तक लेके जाने वाला हूं, आपको आइडिया ये अब थोड़ा थोड़ा लग गया होगा, और आप अलग ही तरीके से ट्रैक में जाने वाले हैं। और आज तक जिस एनर्जी का एहसास आपको नहीं हुआ, आज तक जो राज आपको नहीं पता चले, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये राज क्लियर होंगे भी, ऐसा नहीं समझना कि भाई मैं अभी धुरंधर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। अभी आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है इसी पैटर्न को फॉलो करते हो। कैसे करनी है सब बताऊंगा, मैंने बोला था लास्ट में आपको बढ़िया तरीके से गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूं, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेवल नंबर 2 पे। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन की, राइट। क्वेश्चन आपके सामने, आप बहुत केयरफुली आप इसको देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज फॉलो करेंगे। मतलब रीड द क्वेश्चन
क्वेश्चन वेरी केयरफुली समझो, उसकी भावनाओं को समझो, राइट, उससे रिएक्ट करो, फिर उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सब कुछ लिखो शिद्दत के साथ, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने तरीका सीखना है, आपने प्रूवन वे सीखना है, राइट। उसमें जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे, फिर ये देखो क्या फाइंड आउट करना है उसको लिख लेंगे, राइट, क्या फाइंड आउट करना है उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, जो फाइंड आउट करना है क्या उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होकर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उसको देखेंगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो मतलब उसमें कुछ लिंकेज होगी, कुछ कंसेप्ट बन रहा होगा, उस कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे, तब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखो क्वेश्चन, हाँ, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया 11th क्लास से लिया, जो बच्चे 11th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं, जो ड्रॉपर बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 11th क्लास के हैं वो भी शिद्दत के साथ समझते रहे, कोई टेंशन नहीं है। जो 12th क्लास का बच्चा है वो भी शिद्दत के साथ समझते रहे, क्योंकि 11th उसने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 12th क्लास का है, तो 11th वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, राइट। तो चलो, तो इस क्वेश्चन में बच्चों जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग RLC सर्किट का क्वेश्चन है, RLC सर्किट का ये क्वेश्चन है, इज गिवन इन विच रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, और देखो रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, और एक्सल का मतलब होता है दोस्तों ये वाला, ये एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है कॉइल का, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी 24 ओम, यूनिट सबकी सेम होती है। कहीं लिखा है अगर XC, ये भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। ये 8 ओम दे रखा है, यूनिट सेम रहेगी, जैसे कि मैंने बोला यूनिट रहेगी सेम, ठीक है। और यहाँ पे एक, चूंकि RLC सर्किट है, AC सोर्स लग रहा है, V0, और V0 की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, मतलब इसकी इक्वेशन भी दे रखी है वैसे तो V की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसी में से ये 10 निकाल के उसने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, मतलब ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है सब कुछ लिखा करो, ठीक है। 100 पाई टी दिया है, ओमेगा टी नहीं, 100 पाई टी दिया है, ठीक है जी, 100 पाई टी दिया। फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स मतलब टाइम दे दिया, 10 मिनट्स का टाइम दे दिया, 10 मिनट्स है, और एनर्जी देखो पढ़ लिया, लिख लिया बढ़िया तरीके से, जितना भी वैल्यूज गिवन है वो लिख ली, पढ़ भी लिया बहुत अच्छे से। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एनर्जी, ठीक है। अब आपने ये समझना है कि एनर्जी डिसिपेटेड, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सर्किट में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो बच्चों जब भी टाइम गिवन हो और एनर्जी पूछे तो देखो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा कि सर एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या है ना। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो, सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमारी बात बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा फॉर्मूले से ही, फिर हमें कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, राइट। तो बहुत ध्यान से विजुअलाइज करो, एनालाइज करो, राइट। अगर एनर्जी निकालना तो बचपन में हर बच्चे ने पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, या याद करो आप पावर जो होती थी ना, पावर, जब टाइम भी है एनर्जी भी है, तो पावर को लिखते थे हम वर्क करने का रेट, और वर्क को ही हम लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड में टाइम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी आ गई आपकी P इंटू टी। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। ये भी याद रखना पड़ेगा कि सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम तो कर लेंगे, अब तो हो गया। देखो टाइम तो गिवन है, हालांकि मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन चूंकि हमें एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, यार हम तो खुश हो गए, यार मजा आ गया। लेकिन P इज व्हाट, P इज द पावर, P इज द पावर जो कि हमें यहां नहीं पता, P इज द पावर जो कि हमें यहां नहीं पता। तो अब पंगा हो गया। अब फॉर्मूला तो डायरेक्ट पता था कि भाई एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का ये रहा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सब ने पढ़ा, 11th क्लास 12th क्लास जो भी बच्चे आप हैं आप सब ने पढ़ा। लेकिन नाउ थिंक अबाउट, पावर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कहीं भी पावर गिवन नहीं है। तो पावर यहां पे बच्चों मिसिंग क्वांटिटी है। नाउ यू कैन सी पावर हमें नहीं पता। अब यहां कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, आपको कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, पावर कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई लोग। तो पावर कैसे निकाले सर, चूंकि बच्चों ये RLC सर्किट है, RLC सर्किट के केस में पावर डिसिपेशन, चूंकि एनर्जी डिसिपेशन पूछा है तो ये पावर डिसिपेशन होगा। तो पावर डिसिपेशन कैसे निकालते हैं RLC सर्किट के केस में, इसके बारे में सोचो, कंसेप्ट सोचो। पावर का फॉर्मूला कैसे निकालते थे, याद करो, एवरेज पावर V0 I0 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई, ये फॉर्मूला होगा, है ना। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको तुरंत याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता रहा हूं कि लिंकेज कैसे बनानी है, क्योंकि आपने तो लिंकेज देखनी है, आपने तो रिलेशनशिप देखनी है कि अब क्या करेंगे सर, अब क्या स्टेप फॉलो करेंगे। अब आप सोचेंगे इसके एक्चुअल कंसेप्ट के बारे में, राइट। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों ये होता है। अब यहां पे भी पंगा है, देखो V0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तो दे रखा है 10 वोल्ट, लेकिन करंट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, तो ये भी पंगा है कि करंट भी नहीं गिवन है। और ये जो cos फाई है ये भी नहीं गिवन है, फाई मतलब फेज एंगल यहाँ पे नहीं गिवन है, फिर से मिसिंग हो गया। देखा
देखा क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट कर रहा है, कैसे फंसा रहा है आपको। अगर आपको अब इसमें फॉर्मूला के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपसे नहीं होगा। आप समझ रहे हो कैटेगरी वाइज, लेवल 1 कैटेगरी, लेवल 2 कैटेगरी, तो सोचो लेवल 3 में क्या होने वाला है ना, लेवल 3 में क्या होने वाला है। पहले इसको करते हैं, चलो भाई कर लेंगे अगर हमें पावर मिल जाए। सारा मुद्दा पावर का है, ठीक है। अब क्या करेंगे पावर निकालने के लिए, ये तो सब कुछ पता है, आई नोट नहीं पता, कॉस फाई नहीं पता। देखो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको लिटिल बिट इसका कंसेप्ट पता है, चूंकि ये आरएलसी सर्किट है, तो बच्चों इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आर भी दे रखा है, एक्सएल भी दे रखा है, एक्सी भी। टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इस केस में क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक बार अगर ये आ गया ना बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट निकाली जा सकती है मैक्सिमम, क्योंकि करंट इक्वल टू होती है वी बाई आर, और वी लेंगे वी नॉट और आर लेंगे जेड। टोटल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस याद रखना बस आप, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो कंसेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं। अब रेजिस्टेंस कितना है सर, 12 का स्क्वायर करो, प्लस एक्सएल कितना है सर 24 माइनस 8, और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट में कितना आएगा सर 144 प्लस 24 माइनस 8 दैट इज 16, और 16 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 144 प्लस 256, 16 का स्क्वायर है ना बॉस, तो इसको आप ऐड करो 400 आ गया। तो जेड आपका आ गया अंडर रूट में 400, यानी इसको 20 ओम लिख सकते हो आप। यानी जो जेड आया आपका वो नेट रेजिस्टेंस इसमें 20 ओम आ रहा है, तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस 20 ओम आ रहा है, और बस होगी कहानी हमारी खत्म। तो आई नोट यहां से निकाल लेंगे, वी नोट दे रखा है 10, ये रखा है 20, आ गया ये आ गया 1/2, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है इसमें वो 1/2 है, ठीक है। अब क्या मिसिंग है सर, अब भी कुछ मिसिंग है क्या, देखो वी नोट पता था, आई नोट निकाल लिया, कॉस फाई नहीं पता, ओ तुरी कॉस फाई नहीं पता, तो सर अब क्या करेंगे, देखो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसके लिए भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है। तो कॉस फाई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस, इस सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है आर, और डिवाइड बाय इसका टोटल रेजिस्टेंस यानी जेड, इंपीडेंस, बस यहां से कॉस फाई आएगा। आर दे रखा है बच्चों 12, और ये आया 20। इसको आप जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 6/10 यानी 3/5 ये आ गया। देखो अब सारी वैल्यू उठा के पी में पुट करो, तब जाके एनर्जी आएगा। तो पहले पी निकालेंगे, वी नोट आई नोट बाई 2 से इंटू cos 5, वी नोट है 10, और ये आई नोट कितना था, दैट इज 1/2, दिस इज 1/2, 2 पहले से ही है, cos 5 है 3/5। बहुत क्लियर है। नाउ यू कैन सी, इससे ये कैंसिल हो गया 2, और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी यहां से आएगा 3/2। पावर आ रही है 3/2, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी बच्चों आ जाएगी, पावर आई 3/2। टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट, सेकंड में बदलेंगे 10 इंटू 60, तो 10 इंटू 60, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 5, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 900 जूल, क्योंकि एनर्जी पूछ रहा है 900 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने देखा कैसे लिंकेज बनी, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, टिपिकल नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है एकदम, इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस आप आराम से करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद इसको फटाफट करेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि सर काफी लेंथी, तो भाई लेवल 2 भी तो है ना, बहुत मिनिमम परसेंटेज वाले बच्चे इनको कर पाते हैं, जिनकी जो बहुत लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, तो भाई ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखो, मेन है स्टेप बाय स्टेप सीखो, राइट। तो सब कुछ क्लियर हुआ, देख लो, है ना। आपने फॉर्मूला देखो, सबसे पहले आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा, आपको लगा यार पावर तो नहीं है, फिर आपने पावर का फॉर्मूला लिखा, आपको लगा यार इसमें क्या क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है वो निकाला, ये मिसिंग था। फिर इसको निकालने के लिए फिर सोचा अब क्या करें, कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जेड कैसे निकालते हैं वो निकालना पड़ेगा। जब तक जेड नहीं आएगा, ना आई नोट आएगा ना cos फाई आएगा, क्योंकि आई नोट भी जेड पे डिपेंड कर रहा है और cos फाई भी देखो जेड पे डिपेंड कर रहा है। तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, है ना। मस्त मजा आ गया। चलो मेरा काम है आपके दिमाग तक ये तीनों कैटेगरी को एकदम समा देना, राइट, पूरा सेट कर देना और आपके दिमाग को एकदम क्रिएटिव बना देना। अब लास्ट क्वेश्चन जो आएगा, देखो भाई यहां तक की कैटेगरी के क्वेश्चन, है ना, यहां तक कि नीट और जेईई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आजकल पैटर्न चला हुआ है ना आपके एग्जाम का, उसमें 2 कैटेगरी 98% क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। रिमेनिंग 2% क्वेश्चन जो बनेंगे, 95 मान लो, चलो 5% क्वेश्चन बनेंगे वो लास्ट कैटेगरी से बनेंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा बनेंगे जेईई मेंस में। नीट में तो यहीं से कंप्लीट काम हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी कैटेगरी एग्जाम में आ रही है कौन सी नहीं। हमारा मुद्दा यह है कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रूवन वे, व्हाट इज द एक्चुअली प्रूवन वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम हैबिचुअल कैसे बने, हमारी हैबिट कैसे स्ट्रांग बने, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। इसलिए आपने तीनों कैटेगरी पे फोकस करना है और लास्ट में गोल्डन
इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने ही वाला हूँ, उसके लिए आपने बने रहना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये है वो तरीके, ये है वो राज। चले लास्ट कैटेगरी की तरफ। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यू कैन से कैटेगरी नंबर 3, लेवल नंबर 3, डिफिकल्ट लेवल, यू कैन से मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम से हम क्या सीख सकते हैं। मल्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम से हम बच्चों सीख सकते हैं कि हमारा दिमाग कितने डिफरेंट तरीके से सोच सकता है, कितने डिफरेंट तरीके से वो विजुअलाइज कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, जिससे वो किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सके। और ये किसी के दिमाग में पैदा होते हुए नहीं आती हैं चीज़ें, राइट। आप सोचो कि मेरे को बचपन से ये चीज़ आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं आता। लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है बच्चों, राइट। 0.0001% ही लोग ऐसे होंगे जिनको बाय बर्थ होगी, वो बहुत कम होंगे, वो एक्सेप्शन मान सकते हो आप, राइट। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, और एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत बड़े खतरनाक वाले खिलाड़ी बनने वाले हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो रूल है, रूल क्या बोलता है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझ लेते हैं। देखो, जब तक क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा तब तक आगे के रूल बेकार हो जाते हैं, ठीक है। सो 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है, बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ठीक है। पहले बना लो कोई एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, और ऐसे समझ लो एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, ठीक है। आइडेंटिकल है, दोनों पे चार्ज Q ले लो, और स्ट्रिंग की लेंथ सेम है L, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लेंगे D, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D, और जो D है वो बहुत कम डिस्टेंस है, यानी लेंथ से, इस स्ट्रिंग के लेंथ से बहुत कम है, ठीक है जी, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। जो बोल रहा है वैसे बनाते रहना है, ठीक है जी। तो अपार्ट बिकॉज ऑफ दियर म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से दूर दूर है, क्योंकि स्फीयर है, इन पे चार्ज है, रिपल करेंगे दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज हो रहा है, चूंकि चार्ज है, क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है क्लास 12th का, तो ये भी आपको आना चाहिए। आपसे 12th क्लास के स्टूडेंट है, 11th क्लास के, आपने बस ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से करनी है। आप नीट ड्रॉपर है, जी ड्रॉपर है, ऑब्जर्वेशन ध्यान से करो, क्योंकि आपके दिमाग तक ये इन्फॉर्मेशन मैंने लेके जानी है, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है। द चार्ज बिगिंस टू लीक, जो चार्ज है, अब कुछ ऐसा हुआ कि स्फीयर से चार्ज लीक होने स्टार्ट हो गए, मतलब चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से इसमें से कुछ चार्ज बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, लीक होना स्टार्ट हो गया चार्ज, ठीक है सर। फिर फ्रॉम द बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट, और उनका लीक होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। लीक होने का रेट का मतलब होता है चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dQ/dt। जब भी रेट की बात करें और वो चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो, तो dQ/dt लिखेंगे और इसको कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट दे रखा है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज dQ/dt आप लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है, उसने बोला कांस्टेंट है, मतलब चार्ज का लीक होने का रेट कांस्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन पहले मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, फिर गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँ, है ना, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरे रूल अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। एज ए रिजल्ट द चार्जेस अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v। इससे क्या हुआ कि दोनों स्फीयर से कुछ चार्ज बाहर निकल रहा है, लीक हो रहा है, उससे क्या हुआ, इनके बीच का रिपल्सन कम होने लगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट करने लगे, आपस में अट्रैक्ट करने लगे। तो कुछ देखो, अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d। अभी क्या हुआ, इस पॉइंट पे थे, जब ये जब अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, बच्चों बहुत ध्यान से समझना, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो किसी स्पीड के साथ आ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो पहले डिस्टेंस d थी, तो थोड़ी डिस्टेंस कम हो जाएगी इनके बीच में, तो लेट्स से इनके बीच में नई डिस्टेंस हो गई x, है ना। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी स्पीड है v स्पीड के साथ एक दूसरे को ऐसे अप्रोच करने लग रहे हैं, और इनके बीच की कुछ चेंज हो गई डिस्टेंस, क्योंकि भाई एक दूसरे के पास आएंगे तो डिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज होगी, तो किसी इंस्टेंट में उनके बीच की डिस्टेंस है कुछ x, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। देन एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन दैम, हमें स्पीड निकालनी है, हमें स्पीड निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत खतरनाक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखते जाए, बस देखते जाए, मैं आपके दिमाग पे लेके जाऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा, स्टेप नंबर 1 फॉलो किया, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, जो भी गिवन था लिख लिया। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड स्पीड निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी मुझे वेलोसिटी चाहिए, जब ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो किस वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, और वो वेलोसिटी मुझे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x चाहिए, क्योंकि जब वो मूव नहीं कर रहे थे डिस्टेंस d थी, जब मूव करने लगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनके पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस x होगी, राइट। ये मैंने लिख दिया क्या चाहिए। अब बच्चों सोचो क्या चाहिए, वेलोसिटी। एक बात बताओ, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेलोसिटी चाहिए, ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, क्लास 11th।
हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 12th क्लास से, चार्ज की बात कर रहा था और एंड हो गया क्लास 11th पे। आप ध्यान से समझ रहे हो, मल्टी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो मैकेनिक्स एक तरीके से यूज हो रही है, वेलोसिटी याद करो, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। वेलोसिटी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता था बच्चों, v इक्वल टू dx/dt। जब डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती थी इंस्टेंटेनियसली, तो वेलोसिटी हम ऐसे निकालते थे। तो ये क्लास 11th का कंसेप्ट आ गया, ये भी क्लियर होना चाहिए अब आपके पास, ठीक है। अब कैसे करें, इसमें तो और भी ज्यादा दिमाग लगेगा कि सर ये रिलेशनशिप कैसे बनाए, और हमें तो आंसर v और x के टर्म्स में चाहिए भाई, है ना। हम तो ऐसे करेंगे भाई, तो कैसे करेंगे भाई इसको। तो अब बहुत ध्यान से देखो इसमें दिमाग क्या लगे। एक तो अब यहाँ पे कंसेप्ट बहुत मस्ट क्लियर होना चाहिए आपका, मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों आपकी, ठीक है। वो क्या होता है सर, देखो v को निकालने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि, देखो ध्यान से, है ना, ये समझना पड़ेगा कि भाई इनमें एक रिपल्सन हो रहा था, राइट। हाँ, ये एक दूसरे को अप्रोच करने लगे तो फोर्स लग रहा है, तो चूंकि इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कंसेप्ट यूज करके देखते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस इस समय x है और जिस पॉइंट पे थे ये, इनके बीच का कुछ एंगल, पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखो परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल लाइन इस स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ l है कुछ एंगल बनाएगी, दैट इज थीटा। और हमें पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर को, ठीक है। बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, ये इसको रिपेल करेगा इधर को, मान लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, ये वाला रिपेल करेगा इधर को, तो ये वाला चार्ज इस पे रिपेल करेगा, तो एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, लगेगा कि नहीं। तो मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। एक ये रखा मैंने यहाँ पे और एक ये, किसी एक पे निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसको हमने बहुत ध्यान से, बस आप समझ रहा, आपने बस नोट करते रहना है। ये एंगल हमने मान लिया थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बच्चों हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस x है, ये पूरी डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, O पॉइंट पे ये हमने फिक्स कर रखा है एक तरीके से, ठीक है। और इस वाले चार्ज ने, दोनों का चार्ज सेम ही है, इस पे फोर्स लगाया इधर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सबको पता होगा, K Q1 ओवर r स्क्वायर यानी डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल सकते हैं K दोनों का चार्ज सेम है तो q स्क्वायर हो जाएगा, और उनके बीच का डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला केस। अब ये भी देखो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। फिर आपने देखा यार सर एक चीज और भी तो होगी यहाँ, ये जो स्फीयर है इसका मास भी तो है, इसका वेट भी तो होगा नीचे को, बिल्कुल होगा। इस पे हर वो पॉसिबल आपने फोर्स लगाना है जो यहाँ लग रहा होगा, एंड दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी क्लियर होना चाहिए आपका। और ये जो स्ट्रिंग है मासलेस है, लेकिन टेंशन तो क्रिएट होती है स्ट्रिंग में, ये भी टेंशन वाला केस आ गया 11th क्लास का। तो रस्सी जब मास नीचे खींच रहा है तो रस्सी में टेंशन इधर को होगा, ऐसे टी होगा कि नहीं, तो रस्सी में टेंशन इधर को होगा। अब ये टेंशन देखो, अगर मैं इसको लाइन को ऊपर को एक्सटेंड करूं तो ये इसको मान लो y एक्सिस और इसको मान लो इस वाली लाइन को x एक्सिस। देखो ये एंगल बच्चों थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये इसके साथ एंगल बना रहा, तो इस पे आएगा t cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट जाएगा t sin थीटा। ये बेसिक कंसेप्ट भी आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। मतलब हम चाहते हैं इस चार्ज को बैलेंस करेंगे, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस वाले स्फीयर पे, वो सब कुछ देख रहे हैं हम। तो आपने देखा इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, टी कोस थीटा ऊपर को, mg sin थीटा नीचे, टी साइन थीटा इसको इधर को खींच रहा है, और जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इधर को लग रहा था, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, यानी टी साइन थीटा अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये लिख दूंगा मैं। और जो टी कोस थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है, टी कोस थीटा है ना, cos थीटा इसको हम लिखेंगे t cos थीटा, वो बैलेंस कर रहा है mg। और हाँ ये मत देखना कि यार सर बहुत ज़्यादा इसमें तो दिमाग लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए तो सीख रहे हैं, इसलिए तो ये लास्ट में टफ मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपने केवल अपने दिमाग को एक्टिव रखना है एकदम ऐसे करके, हाँ वो ये क्या हो रहा है, यही सीखना है, डरना नहीं, कितना भी टिपिकल हो डरना नहीं, राइट। अब क्या करेंगे सर, अब हमें चूंकि वेलोसिटी चाहिए बच्चों, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको dx ओवर dt का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए x तो चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस आप सबको पता है tan थीटा होता है, बेसिक मैथमेटिक्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू यहाँ बचेगा k क्यू स्क्वायर ओवर mg, और नीचे पहले से एक्स स्क्वायर है, ये बचा देखो। तो आपके पास बचा tan थीटा इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाय mg इंटू एक्स स्क्वायर। देखो भाई x तो आ गया,
अब वेलोसिटी कैसे लाएंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन चूंकि यहाँ चार्ज भी तो चेंज हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है और उसके लीक होने का रेट दे रखा है डी क्यू और डी टी, मतलब इसका मतलब होता है चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 100%। तो अब क्या करें सर, tan थीटा ये तो हमें पता ही नहीं है, इसको भी निकालना पड़ेगा। tan थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए यहाँ से, हमें देखते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ये टोटल डिस्टेंस है पूरी x, ये हो जाएगी x/2 और ये इसकी लेंथ हमें नहीं पता, इसको मान लो y। तो यहाँ से tan थीटा निकालो, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है ये और बेस है, सॉरी थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, x/2 और 2 जाएगा नीचे इंटू बेस है इसका y ये रहा। तो y को कैसे निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, इसको इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y कैसे पाइथागोरस यूज करें, तो l² इक्वल टू ये x/2 का होल स्क्वायर प्लस y² है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली बच्चों देखो, उसने क्लियर बोला था जो डिस्टेंस होगी ना वो बहुत कम होगी लेंथ के कंपैरेटिवली, तो डिस्टेंस x तो और भी कम होगी लेंथ के कंपैरेटिवली, तो ये वाला फैक्टर 0 ही हो जाएगा क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है। तो y² नॉर्मली l² ही ले सकते हो और y को लगभग आप l के इक्वल लिख सकते हो डायरेक्ट। तो आप लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू x/2l। ये कंसेप्ट भी देखो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि लेंथ बहुत ज्यादा है डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तब tan थीटा को x/2l लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे x/2l इक्वल टू kq²/mg(x²। टेंशन मत लो, लास्ट तक देखते रहना, आपको मैजिक देखने को मिलेगा 100%, राइट। तो देखो जो चीज वैरी कर रही है उनको छोड़ दो, बाकी सबको हटा सकते हो क्योंकि उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। k भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है स्ट्रिंग की, 2 भी कांस्टेंट है, बचा x और q। तो ये हो जाएगा, इधर आएगा x, इधर x² इधर मल्टीप्लाई होगा तो x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे q²। अब हम यहाँ से q निकालेंगे बच्चों क्योंकि q चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो q का स्क्वायर है, यहाँ से हटाएंगे इस पे आ जाएगा, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सबको कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। उनको लिखूंगा नहीं मैं, जैसे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। x⁵3/2। अब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड x, क्योंकि x भी चेंज हो रहा है जैसे जो पास आ रहे हैं और चार्ज तो लीक हो ही रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, तो दोनों ऐसी क्वांटिटी आ गई जो वेरी कर रही है और हमें आंसर करना है वेलोसिटी को निकालना है x के टर्म्स में। क्या बात कर रहे हो सर, देखो अब ध्यान से समझना, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे dq/dt। अब ये डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए आपको, ये भी कंसेप्ट है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर है 3/2, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं आगे, ठीक है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 3/2 - 1, तो x की पावर 1/2 बचेगा। ये तो x का किया, तो अब x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, ये तो पावर का किया, अब इसका x का करेंगे dx/dt। देखो पहले हमने पावर का किया डिफरेंशिएशन, फिर x का किया, पावर का किया तो 3/2 आ गया, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो x की पावर 1/2 आ गई, x का करेंगे तो dx/dt लिखेंगे। अब देखो ये आ गया dq/dt, ये तो रेट था और वो कांस्टेंट था, इसकी जगह हम c लिखेंगे, ये वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 3/2, x की पावर आ गया 1/2 इनटू dx/dt होता है वेलोसिटी, काम खत्म। मल्टी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, क्लास 11th भी क्लास 12th भी, मैथमेटिक्स भी, सब कुछ यूज हो गया, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी यूज हो गई, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो ये 3/2 को हटा दो, कांस्टेंट लिख लो एज इट इज, यानी v इंटू एक्स की पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ से v निकालूं तो ये आएगा c/x की पावर 1/2 आएगा, तो ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा दो, तो डायरेक्टली इसको ऊपर लेके जाओ x की पावर -1/2, यानी जो वेलोसिटी है यहाँ पे स्फीयर्स की, वो उनकी डिस्टेंस की पावर -1/2 पे डिपेंड कर रही है। एंड दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप, दिस इज द फाइनल आंसर गाइज, एंड दिस इज द वे how you can solve the problem, how you can learn to solve the problem। आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका कैसे सीख सकते हैं, दिस इज द तरीका। आपने देखा मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम थी ये, मतलब ये इजीली हर बच्चे से सॉल्व नहीं होगा, इसमें बहुत दिमाग चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए और आपको मल्टी कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्लास 11 क्लास 12। वैसे ही ऐसे मत समझो कि यार सर इसमें तो हम तो 11th क्लास में, 12th तो हमने पढ़ी ही नहीं, जो 12th वाले उन्होंने तो चलो +1 पढ़ी होगी, जो 11th वाले बच्चे हैं आपके 11th में ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक में कंसेप्ट यूज हो जाएगा 1D वाला काइनेमेटिक्स का, एक में होगा रोटेशन मोशन का, एक में हो जाएगा उसमें आपकी लॉज ऑफ मोशन का। तो मल्टी कॉन्सेप्ट तो फिर भी बनेंगे बॉस, हाँ वो 11th के ही कंसेप्ट होंगे सारे। मेरा कहने का मेन मतलब है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केवल ना तो फॉर्मूले से होंगे ना कंसेप्ट से होंगे, मल्टी कॉन्सेप्ट से होंगे।
समझ गए? अब तो मुस्कुरा दो यार, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए, आपके दिमाग तक मैंने ये चीज पहुंचानी है, और ये रास्ते, ये राज जो कुछ कर लोगों को पता है, कुछ कर बच्चों को पता है, आपको भी आएंगे अब, ठीक है। तो ये थे 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आई होप आपने बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय किया होगा, इसको समझा होगा, और अब जाके आप हमेशा सोचते रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, रियलाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि सर ने आज हमें क्या बताया और क्या बताने की कोशिश करी, उससे क्या मैजिक हुआ, ये है क्या, ये चक्कर क्या है। अभी तो तुम्हारा सिर घूम जाएगा थोड़ी देर को, तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको बढ़िया विजुअलाइज करोगे और प्रैक्टिस में लेके आओगे, भाई ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ये चीज बनाने वाली है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, और फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में आप मास्टर बनने वाले हैं बच्चों। अब मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं गोल्डन पॉइंट, ठीक है। अगर इन टेक्निक्स को आप सीखना चाहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, कि आपकी हैबिट बन जाए, आप इसके हैबिचुअल बन जाए, तो व्हाट इज द वे, व्हाट इज द तरीका, करना तो यही है, लेकिन ये एक रात में बच्चों आपसे नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझना, एक रात में ये चीज आपके दिमाग में सेट नहीं होगी, है ना भाई, बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, हमें खुद बहुत प्रैक्टिस लगी होगी यार, तो समझो इस बात को। तो अब आपने क्या करना है, जो लेवल 1 के क्वेश्चन है, गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं, हर रोज डेली के डेली लेवल 1 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है हर रोज, है ना। और लेवल नहीं, 1 नहीं, सॉरी, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लेवल 1 में, और जो लेवल 2 के क्वेश्चन है वो भी 5 करने हैं डेली, ढूंढ ढूंढ के, 5 क्या, 3 करो उनको आप। और जो लेवल 3 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टफ वाला क्रैक केवल 1 ही करना है, और ये हमेशा 1 ही करना है आप लोगों ने। जो जेईई मेन वाले बच्चे हो 2 कर सकते हैं डेली उस टाइप के, और जो नीट वाले हो केवल 1 करेंगे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। जेईई वालों को तो एडवांस भी देना है, तो उनको तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये डेली करेंगे, और कब तक करेंगे, लगातार 30 डेज तक। ये तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी लगातार 30 डेज, कंप्लीट 1 मंथ की ये तपस्या है, ये प्रैक्टिस है, ये हार्ड प्रैक्टिस है, ये मेंटल प्रैक्टिस है आपकी, और आपका दिमाग इतना स्ट्रांग बन जाएगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा, ना सोचोगे आगे, अब सोचोगे लेकिन, राइट। ये आपने करना है, जिसमें से मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरे 1 मंथ। इसको एक एज ए सीरीज मान के हम इसको चलाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन अ मैजिकल वे, ठीक है। इन मैजिकल वे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू बिल्ड योर हैबिट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना, इजिली, राइट। ये सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें मैं करूंगा हर दिन 30 दिन तक लगातार लेवल 1 का एक क्वेश्चन, लेवल 2 का एक क्वेश्चन, लेवल 3 का एक एक क्वेश्चन मैं डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा जैसे मैंने आज कराया है, आज आपको सिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। बाकी एक एक तो मैं करूंगा, आपने 5-5 क्वेश्चन करने हैं, 3, 5, 3, 1 ढूंढने हैं, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े, जितने भी पहले ये कलेक्ट करके रखने, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसी चैप्टर के ले लो, है ना। आपने ऐसे इधर उधर नहीं भागना है, जो भी चैप्टर आप पढ़े उसी चैप्टर के आप ले लेंगे, राइट। और फिर देखो आपका कितना बेहतरीन तरीके से ये फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत वीक फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बन जाता है। तो बच्चों काफी लेंदी हो चुकी है वीडियो, लेकिन ये कोई लेक्चर नहीं था, कोई वीडियो नहीं थी, ये राज था, और राज लंबे ही होते हैं, राज आसानी से पता नहीं चल जाते, ठीक है। कंप्लीट आपको इसको देखना, बार बार देखना है, समझ में ना एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, और नोट्स बना लेना, और इन टैक्टिक्स को फॉलो कर लेना, मजा आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो काफी लेंदी ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, तो मैं विदा लूंगा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को कंप्लीटली देखने के लिए, सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीके आपकी हेल्प करेंगे, एक्चुअली लॉट ऑफ हेल्प करेंगे, और 30 दिन तक आप रेडी सेडी रहे इस जर्नी पे मेरे साथ जाने के लिए। आपको अलग ही लेवल पे मैं लेके जाने वाला हूँ, आपको हैबिचुअल बनाने वाला हूँ, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें मैं डालने वाला हूँ, और आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, और कभी परेशानियों से आपको फाइट नहीं करनी पड़ेगी, उनका सोल्यूशन तुरंत आप फाइंड आउट करें, क्योंकि आपको तरीके पता होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहे, खुश रहे, कोई दिक्कत आई तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑल द बेस्ट।